हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको ओवरड्राफ्ट सिखाना है। और आज मैं वो सेम एंट्री जो मैंने बैलेंस एज पर पासबुक को सिखाई थी, आज मैं आपको सेम एंट्री ओवरड्राफ्ट के अंदर सिखा दूंगा। ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट मेनली क्या हुआ आपको पता है ना। ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको एक बार बताया था। करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी होती है दोस्तों। अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है और आपको अगर पेमेंट करनी है तो आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। और बैंक आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड देता है, शॉर्ट टर्म होती है। ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होती है, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होती है गिवन बाय द बैंक। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म पर जब भी आता है तो समझ लेना ये लेस देन मनी, 1 ईयर है। लेस देन मनी मतलब कि पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी देता है गिवन बाय द बैंक, गिवन बाय द दोस्तों। ओवरड्राफ्ट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पर इसमें ना थिंकिंग लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको अपना माइंड को ना डिफरेंट थिंकिंग लेवल से चेंज करना है। देखो मैं आपको सिखाऊंगा। ओवरड्राफ्ट के बारे में लिखवाने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक डिटेल में एक बार बता देता हूँ ओवरड्राफ्ट की मेनली होता क्या है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है या फिर आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए है और आपको अगर पेमेंट करनी है 10,000 रुपए की, तो आप वो पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हो। 9,000 बैंक आपको लोन दे देगा। तो मतलब आपके बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस हो गया। आपके बैंक के अंदर कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। और मेरा बैलेंस, मेरे बैंक के अंदर कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट के दो पार्ट हो गए। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैश बुक के पॉइंट ऑफ, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैश बुक में अगर नेगेटिव बैलेंस होता है मतलब क्या होता है, मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है तो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का मतलब हुआ जब मैं अपनी कैश बुक प्रिपेयर करूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी, जबकि कैश हमेशा टू बैलेंस बीडी से आना चाहिए। जब अगर बाय बैलेंस बीडी से आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस अगर बाय बैलेंस बीडी से आ रहा है तो मतलब ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हो गया ओवरड्राफ्ट है, मतलब हमारे को लायबिलिटी है। और पासबुक की बात करें तो पासबुक की बात है तो अगर हमारे लिए क्रेडिट, हमारे लिए लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड में जाती है, अगर हमारी लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड में जाती है, क्या है, लायबिलिटी है। अगर हमारी लायबिलिटी हमारे क्रेडिट साइड में है तो बैंक वालों के लिए क्या होगी, एसेट साइड में। तो बैंक के लिए क्या होगा, डेबिट बैलेंस। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ओवरड्राफ्ट के केस में अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो समझ लेना ओवरड्राफ्ट है। या डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, तो समझ लेना ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट को मतलब समझ में आया, ये समझ में आना ओवरड्राफ्ट। तो जो चीज मेरा ओवरड्राफ्ट होगा, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बैलेंस हो गया। अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस साल के शुरू में या महीने के शुरू में ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट साइड पे शो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आ गया तो सीधा लिख देगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये नहीं था तो दो चीज में कंफ्यूज करेगा। तो पहले कहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरी कैश बुक में मैं जो कैश बुक बनाऊंगा, अगर मैं डेबिट करूंगा तो मेरा बैलेंस है, मेरे पे कैश पड़ा है। अगर मैं क्रेडिट करूंगा तो मेरे पे लायबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड से लायबिलिटी जनरेट होती है मेरी, और बैंक की जनरेट होती है लायबिलिटी क्रेडिट साइड से, और डेबिट साइड से लायबिलिटी कम होती है। तो मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर कैश बुक का मेरा क्रेडिट बैलेंस हो रहा है इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। या फिर पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब भी क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। ये समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़कर मैं ये कैसे समझ आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, मुझे बैंक को पैसे देने हैं। अभी तक मैं इसको सिखा रहा था कि हमारे बैंक में पहले से मेरे पैसे पड़े हुए हैं। ये सिखा रहा था कि पहले से 1 लाख रुपए पड़ा है, पहले से 10,000 पड़े हैं, पहले से 1,000 रुपए पड़े हैं बैंक के अंदर। अब मैं कहूंगा मुझे बैंक को पहले से कुछ पैसा देना है, मेरा थिंकिंग लेवल चेंज हो जाएगा, मेरा सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। मैं अभी तक सोच रहा था आपको, अभी तक मैं आपको ये आपके माइंड में सेट कर रहा था कि पहले से मेरे पास 1 लाख पड़ा है, पड़ा है, पहले से 1 लाख पड़ा है। अब मैं कहूंगा पहले से 1 लाख नेगेटिव है, मुझे देना है और मेरी लायबिलिटी है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, आ रहा समझ नहीं आ रहा, उल्टा सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ध्यान सुनना। तो मैंने कहा आपको टाइप ट्रांजेक्शन, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बट नॉट, मतलब समझ में आता है ना, बट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब आधा बिहार समझ कर दिया तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करा पर पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
अब इसके ट्रांजेक्शन क्या करेंगे भाई, मैंने एक चेक इशू कर दिया। अब सबसे पहले तो मैं कैश बुक और पासबुक बनाता हूँ दोस्तों, दोनों ही करूंगा, स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक और पासबुक दोनों का इकट्ठा ही करूंगा। ये मेरी कैश बुक हो गई और ये मेरी पासबुक हो गई। अब मैं नेगेटिव में लिखूंगा, मेरे माइंड में सेट है, मैंने कहा 10,000 रुपए मेरा नेगेटिव बैलेंस है, 10,000 रुपए मेरा नेगेटिव बैलेंस है, ये मैंने मान लिया। मतलब ये क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। मतलब 10,000 मुझे बैंक को देने हैं, मतलब मुझे 10,000 रुपीज बैंक को देने हैं। एक ही बार बता रहा हूँ, बैंक को देने। अब जितने भी बैलेंस लूंगा ना मैं, ओपनिंग बैलेंस ये 10,000, 1,00,000 या 20,000 कुछ भी लूंगा, तो मतलब ये ना, मतलब ये होना चाहिए कि मुझे बैंक को पैसा देना। अब लेना नहीं है, मुझे उल्टा देना, मेरे ऊपर लायबिलिटी है। कैश बुक में क्या शो करी, लायबिलिटी, मतलब कैंसिल हो रहा है क्रेडिट साइड में, यहाँ पर क्या हो रहा है क्रेडिट साइड, और यहाँ क्या हो रहा है पासबुक में डेबिट साइड में, है ना, मुझे देने हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया दोस्त, लायबिलिटी। ये की बात समझाओ। अब सोचो मैंने एक चेक इशू करा, एक चेक इशू करा, मान लेते हैं ये जो चेक इशू करा है 5,000 का इशू करा है। सोचो बैंक वालों को मुझे 10,000 देना है, मेरे ऊपर लायबिलिटी है पहले से, मेरे ऊपर पहले से कितने की लायबिलिटी है, 10,000। अगर मैं बोलूंगा मैं किसी को चेक देता हूँ, ध्यान सुनना, मैं अगर ये बात समझ में आ गई तो शुरुआत क्या आती, तो बाकी बातें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। शुरुआत पर ध्यान देना थोड़ा। मेरे को बैंक को अभी कितना पैसा देना है, 10,000। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमारे ऊपर अकाउंट होल्डर पे लायबिलिटी है कि अकाउंट होल्डर को बैंक को 10,000 रुपए देना है। ये मैंने लेट एजेंशन लिया है। अब मैंने एक चेक इशू करा, चेक इशू कितना करा, मैंने कहा ये अमाउंट है 10,000 रुपए का। एक चेक इशू करा, ठीक है, लिख दिया नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट होना चाहिए, मैंने अमाउंट लिख रहा हूँ नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट और 10,000, 10,000 का चेक इशू करा, यहाँ पर लिख दिया 10,000, सो 10,000 नहीं 5,000। एक चेक इशू कर दिया 5,000 रुपए का, ठीक है, क्या अमाउंट में लिख दिया 5,000 रुपए, क्लियर। अब मेरी बात सुनो भाई, बैंक को मुझे अभी कितना पैसा देना है, बैंक को मुझे देना है सर, आपके पास मुझे बैंक को पैसा देना है 10,000, मुझे देना है बैंक को 10,000, ठीक है। मैंने आपको एक चेक दे दिया, मैंने कहा भाई देखो ये चेक है 5,000 रुपए का, बैंक से जाकर ले लेना। आप ये कहोगे, अब बैंक मुझसे कहेगा देख भाई 10,000 तो तूने मुझे देना है, और तूने एक बंदे को और भेज दिया अपना चेक लेकर, कह रहा 5,000 रुपए दूं, तो अब तेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, तेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था, ध्यान सुनना, पहले क्या होता था, हमारे पास पैसा पड़ा होता था 10,000 रुपए, मान लेते हैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी ये भूल, पहले हमारे मान ले 1,00,000 पड़ा है। अगर मैंने किसी को चेक दिया 10,000 रुपए का, तो मतलब मेरा पैसा क्या हो जाता था, कम हो जाता था। मेरा पैसा क्या हो जाता था, कम हो जाता है, क्योंकि वो पैसा निकालेगा बैंक से, और जब वो बैंक से पैसा निकालेगा तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। पर अब उल्टा है दोस्तों, अब क्या है, बैंक वाले को मुझे 10,000 देने हैं, और मैं कह रहा हूँ एक बंदे को जा भाई मेरे बैंक से पैसे लिया, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है बल्कि नेगेटिव चल रहा है, और ऊपर से मैं इसको बोल रहा हूँ कि जा मेरे बैंक से पैसा लिया। हो सकता है क्या, हो सकता है। मैंने कहा अप टू द लोन फैसिलिटी 50,000 रुपए है, 10,000 की तो लोन फैसिलिटी लिया, 40,000 हो सकता हूँ ना, तो मैंने 5,000 का चेक इशू कर दिया। अब जब मैंने 5,000 का एक बंदे को चेक इशू करा, तो मैं घर आया और मैंने कहा भैया भैया मैंने 5,000 का चेक इशू करा, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। अब बैंक वालों को मुझे 15 देने हैं, 10 जो ओपनिंग था और 5 का एक चेक जो इशू करा है किसी आपको, और आप बैंक के पास जाओगे वो निकाल कर ले आओगे, तो मेरी लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी। तो मुझे लगा आप बैंक से 15,000, मेरे को लगा आप बैंक से वो 5,000 जो मैंने चेक किया था आपको कि बैंक से निकाल लेना, तो आप निकाल लोगे। आपने नहीं निकाला भाई। अब जब नहीं निकाला तो बैंक वाला थोड़ा फालतू की लायबिलिटी बढ़ाएगा। सर यहाँ पर नेगेटिव मत लगाना, मेरे माइंड में सेट है कि ये नेगेटिव बैलेंस है, ऐसा नेगेटिव लगाना नहीं है, ठीक है, मेरे माइंड में सेट है, उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस करते चले जाओगे मिनट में। ये समझो कि 10,000 नेगेटिव बैलेंस है, मुझे बैंक वाले को 10,000 देना है। मैंने एक बंदे को बोला जा ये चेक ले, चेक इशू करा, और कहा मेरे बैंक से पैसा निकालना। जैसे ही मैंने चेक दिया, मैं घर आया, मैंने कहा अब यार मैंने बैंक अभी बंदे को और दिया, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई कम होगी, बढ़ गई। ये लायबिलिटी है दोस्तों, ये क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई, और बढ़ाने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मेरी अब टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, ये लायबिलिटी कितनी होगी मेरी 15,000 की। पर उस बंदे ने चेक बैंक से निकाला ही नहीं, बैंक से पैसे निकाले नहीं, तो बैंक वाला तो भाई अपने हिसाब से कहेगा भाई 10,000 लायबिलिटी है, कहेगा नहीं कहेगा, बता दो सर। बैंक वाला तो क्या कहेगा, बैंक वाला कहेगा भाई लायबिलिटी 10,000 है, बैंक वाला मुझसे 10,000 मांग रहा है, पर मैं कह रहा हूँ मेरे को आपको 15 देने हैं। क्यों, क्योंकि मेरे उसमें दिख रहा है कि 15 देने हैं। क्यों, क्योंकि मैंने एक चेक इशू करा था, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के टाइम, उस बंदे ने निकाला ही नहीं। अब इस केस के अंदर अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक हुआ, अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक हुआ, तो मुझको कैश बुक से कहां ले आना है, पासबुक की तरफ। कैश बुक से क्या करना है, पासबुक की तरफ। तो मुझे अपनी लायबिलिटी क्या कर देनी चाहिए, 5,000 कम कर देनी चाहिए, माइनस होगा। आई बात समझ में। और अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक हुआ, पासबुक, तो मुझे अपनी लायबिलिटी क्या कर देनी चाहिए, 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर देते, 5,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, बता दो हो गया, यहाँ क्लियर है। देखो सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अब मैंने देखो उल्टा कर दिया, अब मेरा बिल्कुल चेंज हो गया चीज।
मेरा सब कुछ सोचने का नजरिया चेंज कर दिया। अब मैं लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा कि यार 10,000 बैंक की लायबिलिटी, अगर मैं और पैसे किसी को देने को करूं और चेक इशू करूं तो मेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, पर वो बंदा पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक वाले की लायबिलिटी बढ़ाएगी, पर मैंने बढ़ा दी। अगर मेरा कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो माइनस करूंगा, अगर पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो ऐड कर दूंगा यहां से यहां पहुंचने के लिए। आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट देखो ऐसे ही पढ़ेंगे, बताओ। चेक डिपॉजिट but not clear, check deposit but not clear। चेक बैंक पर डिपॉजिट करा पर क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा देखो मेरी लायबिलिटी पहले से कितनी है, ये कितने का अमाउंट है, मान लेते हैं 10,000 का अमाउंट। मैंने कहा कैश बुक और मैंने कहा ये पासबुक है, ठीक। मैंने कहा मेरी लायबिलिटी 20,000 रुपए की है पहले से, मेरी लायबिलिटी कितने की है 20,000। मैं लायबिलिटी बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का नजरिया चेंज हो गया, ये मेरी लायबिलिटी पीछे, मुझे बैंक को कितने पैसे देने हैं, लेट अजम्पशन 20,000 रुपए देने हैं। अब मैंने एक बैंक में गया, मैंने कहा बैंक भैया ये लो चेक पकड़ो 10,000 रुपए का, अब मेरी लायबिलिटी कम करो जाकर। जैसे ही मैंने बैंक में 10,000 का चेक किया, मुझे लगा मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मेरे को होगी नहीं होगी, मैं बैंक में चेक डिपॉजिट कर जाऊंगा तो लायबिलिटी कम करेगा ना। अब मुझे बैंक वाले को कितने पैसे देने हैं 10,000 रुपए, पर बैंक ने वो चेक क्लियर ही नहीं करा। बैंक ने कहा इसमें तो डिफॉल्ट है, इसमें तो गड़बड़ है, इसमें तो ओवरराइटिंग हो रखी है, ले दोबारा चेक लेकर। बैंक ने लायबिलिटी कम नहीं करी क्योंकि बैंक ने चेक एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्लियर ही नहीं करा। मेरे को लगा क्लियर हो जाएगा तो मैंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी, बैंक वालों ने अपनी मेरी लायबिलिटी कम नहीं करी। तो बैंक के हिसाब से मेरी लायबिलिटी 20,000 दिख रही है, पर मेरे हिसाब से मेरी लायबिलिटी 10,000 दिख रही है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है नहीं है। और अगर मेरा पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो मुझे वहां से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 इधर माइनस करने पड़ेंगे पासबुक में। आया समझ में? सिंपल है। ओवरड्राफ्ट के लिए घबरा देते, आया समझ में कितना सिंपल तरीके से करा रहा हूँ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में केस के अंदर हर बच्चे को डर लगता था, पर मेरा तरीका ही मैंने आपको इस तरीके से शुरू से इस तरीके से पढ़ाया है कि अब आपको डर लगेगा नहीं, बिल्कुल खत्म है डर, ठीक है। बीआरएस करने के बाद आप मुझे जरूर बताना कि सर बीआरएस क्या मजा आया, बीआरएस पढ़ने में नहीं आया, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। तो अगर बैंक में डिपॉजिट करके आऊंगा, बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा है, तो घर आकर क्या बोलूंगा, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मैंने 20 से अपनी लायबिलिटी कम कर दी, 10 रुपए कर दी। अब मेरी लायबिलिटी मेरे हिसाब से दिखती है कितनी, 10,000 रुपए, पर बैंक वालों ने चेक क्लियर भी नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा, तो बैंक के सबसे लायबिलिटी कितनी दिखी 20,000 में। अगर मुझे 10 से 20 पहुंचना है तो 10 में ऐड करना पड़ेगा, अगर मुझे 20 को 10 में लाना है तो 10 माइनस करना पड़ेगा। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है नहीं है। आगे अपन पढ़े तीसरा। चलो तीसरा पॉइंट क्या था, लो भाई तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट मैं सारे ट्रांजेक्शन वही ट्रांजेक्शन ले रहा हूं जो मैंने आपको शुरुआत में चार्ट बनाया था, जब मैंने 1 तो 3 करके बनाया था, तो वही ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने कहा इंटरेस्ट जो दिया है वो 500 रुपए का दिया है, बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है 500 रुपए का। तो मैं फिर दोबारा वही कहानी करता हूँ, मेरी ये कैश बुक, ये सही तरीका है या नहीं है सही तरीका। सर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ज्यादा टाइम लगता, पर आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती कुछ भी, ये मेरी गारंटी है। मैंने कहा भाई मेरे पे बैंक की लायबिलिटी 1,000 रुपए की है, कितने की है 1,000 रुपए की। मैंने कहा लेट अजम्पशन मैंने लायबिलिटी मान ली 1,000 रुपए की, यहाँ पे लिख रहा हूँ लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट के केस में स्टार्टिंग बैलेंस से लायबिलिटी होती है। अब मुझे बैंक को कितने पैसे देने हैं, 1,000 रुपए देने हैं। बैंक को कितने पैसे देने हैं, 1,000 रुपए देने हैं। बैंक वाले ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया। अब जब बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया तो मेरे को उस बारे में पता नहीं चला, मैंने कहा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मुझे पता नहीं चला तो रिकॉर्ड कैसे करूंगा। पर जब बैंक वाले ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, सर कम हो गई। बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो अपनी लायबिलिटी कम कर देगा बैंक मेरी, कहेगा बैंक भैया बैंक से कहेगा भाई मेरे से कहेगा सर आपको 500 रुपए देने हैं, 1,000 रुपए आपको देने थे हमें, हमने आपको इंटरेस्ट दिया आपके पैसे पे जो आपने एफडी कराई है उस पर इंटरेस्ट दे दिया, अब 500 रुपए का इंटरेस्ट आया, आप माइनस कर दिया, मुझे 500 रुपए और देने आप। मैंने कहा ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट मुझे मिला जिससे मेरी लायबिलिटी कम होने वाली थी पर मैंने करा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही चला इंटरेस्ट मिला। मेरे हिसाब से मेरी लायबिलिटी कितनी दी थी 1,000 रुपए, और बैंक के हिसाब से लायबिलिटी कितनी बनती है 500 रुपए मेरी। तो इस केस के अंदर अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या है दोस्तों, अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है, तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा 500 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है तो मुझे वहां से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे 500। देख रहे हो आप डिफरेंस, 1 प्लस 1 माइनस, क्लियर हो रहा है समझ में। तो थिंकिंग लेवल क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट लायबिलिटी से स्टार्ट करना है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना और अच्छे से लगेगा आपको, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही हो रहा है एक तरीके से,
एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी ट्रांजेक्शन आ गई, मान लो मैं अमाउंट भी तो दे रहा हूं साथ के साथ। बैंक अभी इंटरेस्ट दे रहा था, अभी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मान लेते हैं कि 1000 रुपए का इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस दोनों में से कोई भी, ये आपने 1000 रुपए का इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस करके बैंक ने हमसे पैसा लेना था, इंटरेस्ट लेना था। मान लो आपने कहीं पर बैंक से लोन ले रखा है या ओवरड्राफ्ट की है तो उस पर इंटरेस्ट लग गया है ना, बैंक चार्जेस और एसएमएस चार्ज वगैरह सब। तो मैंने कहा मेरी लायबिलिटी भाई 2000 रुपए की है, मेरी लायबिलिटी कितने की है 2000 रुपए की, मेरी लायबिलिटी कितने की है पहले से, तो ये लेट एजम्पशन करता हूँ लायबिलिटी 2000 रुपए की, मैं 1000 बता चुका। अब मुझे बैंक को कितने पैसे देने हैं, मान लेते हैं 2000 रुपए देने हैं। अब बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करा, मतलब काटा, मेरा बैंक मेरे काटेगा तो तब जब पैसा होगा मेरे बैंक में, मेरे बैंक में तो पैसा ही नहीं। अब क्या होगा, बैंक क्या कहेगा, अब बैंक कहेगा भाई देख पैसा तो है नहीं, तेरी लायबिलिटी और बढ़ गई, अब तुझे 2000 नहीं अब 1000 रुपए और देने तूने मुझे, क्योंकि देख 1000 रुपए का बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट जो इस तुझे बैंक लोन फैसिलिटी है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। अब तूने मुझे कितने पैसे देने, बैंक वाला मुझसे क्या बोला है, तूने मुझे देने 3000 रुपए, क्योंकि 2000 पहले ओपनिंग बैलेंस और प्लस 1000 रुपए बैंक चार्जेस वाला। अब मुझे इसको रिकॉर्ड कराया नहीं, मैंने क्या लोग रिकॉर्ड हुआ नहीं, मुझे पता नहीं चला कब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, लायबिलिटी बना दी, मुझे पता नहीं चला। तो मेरे हिसाब से 2000 लायबिलिटी दिख रही है, बैंक के साथ 3000 दिख रही है। अब क्या करूं, अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपका कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट है इसका कैश बुक, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। और अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास पासबुक है तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेंगे 1000 रुपए। आई बात समझ में, नॉर्मल है, समझ में आ रहा है ना, तो क्लियर है, ऐसे आएगा समझ में। सर ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन बड़े थोड़ा होते, सिंपल होते हैं भाई, बहुत सिंपल होते हैं। आपको हवा बना रखा था कि बड़ा है करके बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, ढंग से अच्छे से जगह पढ़ोगे तो सही रहेगा, मुश्किल हर चीज आसान लगेगी आपको। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूँ। तभी तो शुरुआत में मैंने इतनी डिटेल में आपको करा दिया कि आपको लंबी क्लास ले ली, 1 घंटे की प्रॉपर क्लास ले ली और डिटेल में कराया, इससे आपको सब बातें समझ में आ गई। क्योंकि मुझे पता था अगर एक बार मैंने डिटेल में कर दी तो ओवरड्राफ्ट फिर बताना पड़ेगा, इसलिए आज ही डिटेल बता दो। तो मैंने पिछली बार ही डिटेल में बता दिया था ढंग से, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक ने किसी कंपनी से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा या डिविडेंड मिल रहा होगा, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं बैंक ने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, कितने का इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, 10,000 रुपए का। अब मैं बना रहा हूँ कैश बुक, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। मेरे को बैंक को 1 लाख रुपए देने हैं, मान लेते कितने देने हैं, 1 लाख रुपए। मेरी लायबिलिटी कितने की है, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, तो बड़ी कर दी मैंने लायबिलिटी 1 लाख रुपए की। मुझे बैंक को कितने पैसे देने, 1 लाख रुपए देने। बैंक वालों ने मेरे ब्याज पर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। अब इंटरेस्ट वाली कंपनी, जो कंपनी जहां मैंने पैसा इन्वेस्ट करा था, तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिया, मुझे डिविडेंड दिया। वो डिविडेंड क्या करा, डिविडेंड मिलता है किस पे, शेयर पे, और इंटरेस्ट मिलता है किस पे, डिवेंचर्स पर। मेरे को डिविडेंड दे दिया और इंटरेस्ट मिल गया और मेरे को बैंक में जाकर 10,000 रुपए दे दिया। ठीक है, तो मेरी बैंक वाले में करेक्ट होगी लायबिलिटी, तो बैंक वाले ने पैसा ले लिया मेरा। अब मेरा पैसा जब बैंक में आया तो मेरी लायबिलिटी कब होगी, नहीं होगी, क्योंकि क्या करेगा, माइनस कर देगा। भाई मुझे 1 लाख बैंक को देने थे, मेरे ब्याज कंपनी ने मेरे ब्याज पर इंटरेस्ट मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक में 1 लाख की लायबिलिटी पहले से है मेरी। अब मैंने क्या करा, 10,000 रुपए की और मैंने डिपॉजिट करवा लिया, क्या हो गया, डिपॉजिट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्ट कर लिया मेरा इंटरेस्ट और डिविडेंड और इंटरेस्ट बैंक में जब कलेक्ट करा तो लायबिलिटी कम होगी। अब कितनी होगी, 90,000 हो गई, क्योंकि पैसा डिपॉजिट हुआ। और जैसे पैसा डिपॉजिट 90,000, मुझे पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंक ने करी पर मैंने नहीं करी। इस केस के अंदर मेरे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 लाख रुपए दिख रहा है। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है, देखो कैश बुक देना है आपको। कैश बुक से यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 10,000 रुपए जो कलेक्ट करा। और अगर आपके पास पासबुक है तो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपए। देखो उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा, हमेशा उल्टा होगा भाई, हमेशा उल्टा होगा। क्लियर है नहीं है, चलो 6 पॉइंट समझ में आ गया। 6 पॉइंट देख लेते हैं, 6 टाइम पे डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, मैंने बैंक से बोला कि बैंक भैया मेरा एलआईसी का प्रीमियम भर देना, रोज हर साल की 1 साल की 5,000 की प्रीमियम है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, एलआईसी वाले ने कहा कि बैंक वाले ने कहा ठीक है हम आपका प्रीमियम भर देंगे, एलआईसी प्रीमियम, एलआईसी याद रहेगा आपको, लिख देता हूं, एलआईसी प्रीमियम भरना है, ठीक है। अब मेरे बैंक में पहले से मेरी लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट के अंदर पहले से क्या होती है, लायबिलिटी। मैंने कहा 10,000 की लायबिलिटी मेरे पहले से है, अब 10,000 की लायबिलिटी मेरे पहले से है, ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी है पहले से 10,000 की। बैंक वालों ने मेरे ब्याज पर एलआईसी वालों को 5,000 रुपए दे दिए। अब मेरे वाले 5,000 दिए, मेरे बैंक को तो पैसे नेगेटिव था, 5,000 और दे दिए, तो लायबिलिटी बढ़ गई कम होगी, सर बढ़ गई। 5,000 की बैंक में लायबिलिटी बढ़ा दी, पर मुझे पता नहीं चला कब इंटरेस्ट दे दिया। मेरे हिसाब से लायबिलिटी दे दी है 10,000, मुझे लग रहा है कि बैंक को मुझे 10,000 देना है,
पर बैंक को कितना देना है एक्चुअल में 15,000 देना है, क्योंकि लायबिलिटी और बढ़ गई है। 5,000 का LIC जमा करा दिया बैंक में मेरे ध्यान पर। अब बताओ दोस्तों, अब बताओ ठीक करने के लिए क्या करूं? अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक हुआ तो, अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपका कैश बुक हुआ तो आपको 10,000 से 15,000 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 5,000 पे ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक हुआ तो आपको 15,000 से 10,000 का आने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 5,000 माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे बता दो क्या ओवरड्राफ्ट मुश्किल है? सिंपली तो है। तो शुरुआत आपकी लायबिलिटी से ये सोचकर आपको ट्रीटमेंट करनी है कि कब लायबिलिटी बढ़ी और कब लायबिलिटी घटी। बस अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया पूरा ओवरड्राफ्ट। देखो कितनी जल्दी करवा दे रहा हूं मैं, क्योंकि सिंपल है, मुझे क्वेश्चन भी कराना है आज की क्लास में। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। ओके, लायबिलिटी कम होगी। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। मैंने कहा कितना डिपॉजिट करा? मैंने कहा बताओ, लो 10,000 का डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने। बैंक को कितना डिपॉजिट करा? 10,000। तो मैंने कहा ये रही मेरी कैश बुक और ये मेरी पासबुक है। यहाँ पे मैंने लिखा मेरी लायबिलिटी 20,000 की है। कितनी है? 20,000 की लायबिलिटी है। यहाँ पे लिखा दिया लायबिलिटी पहले से कितनी की? मुझे बैंक को कितने पैसे देना? 20,000, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही ओवरड्राफ्ट है। 20,000 देना। अब कस्टमर ने बैंक में, मेरे कस्टमर ने, मेरे बैंक कस्टमर ने मुझे पैसा देना था। मैंने अपने कस्टमर को माल भेजा, मुझे पैसा देना था। उसने मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। उसने मुझे बाद में बताया अरे मैंने डिपॉजिट करा दिया 10,000। तो बैंक वालों के पास जब कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट कराया तो उसने मेरी लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि डिपॉजिट से लायबिलिटी कम हो जाती है। अब बैंक के हिसाब से मेरी लायबिलिटी कितनी दिखी है? 10,000। पर मुझे पता नहीं चला कि कस्टमर ने कब डिपॉजिट करा लिया। ये ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड करी पर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। तो मेरे हिसाब से लायबिलिटी दिख रही है 20,000 पे और बैंक के हिसाब से लायबिलिटी दिख रही है 10,000 पे। अब अगर बताओ, अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपका कैश बुक हुआ तो 20,000 से 10,000 पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 20,000 से 10,000 पहुंचने के लिए आपको 10,000 माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या हुआ? पासबुक हुआ, तो आपको बताओ क्या करना पड़ेगा? 10,000 से 20,000 पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। भैया जल्दीबाजी का मतलब समझ रहे हो? मैं आपको इतनी स्पीड से स्पीड है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रखा हूँ। क्यों? क्योंकि रीजन बेइंग सर मैं आपको पहले ही समझा चुका। हर बार ये देखना है कि लायबिलिटी कब बढ़ रही है और कब घट रही है, फिर कंपैरिजन कर देना है। ठीक है, तो अब मैं हर केस के अंदर यही पॉइंट ऑफ व्यू अपना रहा हूँ कि कब लायबिलिटी बढ़ रही है। डिपॉजिट करने से लायबिलिटी कम होती है और विड्रॉ करने से, इशू करने से लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और दो ट्रांजेक्शन लास्ट की और बची जो अच्छी है। ये ट्रांजेक्शन बच्चे, हर कोई बच्चा घबराता है इस ट्रांजेक्शन को देखकर, बीआर वाली। जब भी बीआर वाली ट्रांजेक्शन आती है, डिसऑनर ऑफ अ विल, डिसऑनर ऑफ विल discounted with the bank, dishonor of a bill discounted with the bank, but dishonor of a bill discounted with the bank। मैंने बैंक से कुछ पैसा डिस्काउंट कराया, याद आ रहा है? ये मैंने बताया था। ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। मान लेते शुरुआत में लायबिलिटी 10,000 रुपए की है। लायबिलिटी कितने की है भाई? शुरुआत की लायबिलिटी कितने की है? 10,000 रुपए की है। ठीक, अब शुरुआत की लायबिलिटी अगर 10,000 रुपए की है तो मैंने क्या करा? ये लायबिलिटी है मेरी 10,000 रुपए की शुरुआत में, तो मुझे बैंक को कितना पैसा देना था? 10,000 रुपए। मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या? बीआर बैंक को दिया, बैंक से पैसा ले लिया। वो जो बीआर बैंक को दिया वो ड्यू डेट पर क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब बैंक में से मेरा पैसा काट देगा, मेरे बैंक से पैसा तो तब काटेगा ना भाई जब पैसा बड़ा होगा। उस टाइम तो मेरा पैसा बड़ा था तो बैंक में डिडक्ट कर लिया, तो यहाँ पे पैसा बड़ा ही नहीं, तो क्या करेगा? लायबिलिटी बढ़ा देगा। कहता देख भाई 5,000 का बीआर दिया था तूने, डिस्काउंट कराया था, और ये बीआर ड्यू डेट पे मेट होने वाला था। जो तेरा बंदा है रोई, उसने डिसऑनर कर दिया है पैसा, उसने बीआर क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। अब मैं तेरी लायबिलिटी और बढ़ा दूंगा क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। अगर तेरे अकाउंट में पहले से पैसा होता तो मैं डिडक्ट कर लेता, काट देता 5,000 रुपए। ठीक है, मान लो आप बैंक को, मैंने आपको क्या दिया? बीआर दिया और आपसे ले ली 5,000 रुपए, डिस्काउंट करा लिया। इसको अगर डिस्काउंट कराना, बीआर देकर डिस्काउंट करा लिया 5,000 रुपए। 5,000 लेके मैं खा गया 5,000 रुपए। आप रुक गए 2 महीने, ब्याज की डेट 2 महीने बाद थी। 2 महीने बाद देखा कि भाई बिल तो डिसऑनर हो गया। आपने मेरे को पकड़ लिया, कहा कि भाई ऐसा है जो तुमने ब्याज दिया वो डिसऑनर हो गया, तुम मांगते रहो, मैं तुम्हारा अकाउंट डिडक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे अकाउंट में पैसा होता तो आप डिडक्ट कर लेते, पर मेरे अकाउंट में पैसा है ही नहीं। मेरे अकाउंट में पहले से लायबिलिटी में आपको, मुझे तो पहले से आपको 10,000 देना है और आप कह रहे 5,000 और काटूंगा। कैसे काट लोगे? इसलिए आप क्या करोगे? मेरी लायबिलिटी और बढ़ा दोगे। यस, जो बिल मैंने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर अगर हो जाता है तो मेरी लायबिलिटी जो पहले 10,000 थी अब वो बढ़कर 5 और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मेरे पैसा नहीं है तो मेरी लायबिलिटी 5,000 से और बढ़ जाएगी। बड़ा सिंपल था। और क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बैंक रिकॉर्ड कर रहा है मैंने,
इस केस के अंदर लायबिलिटी बैंक ने बढ़ा दी 15,000, मेरे हिसाब से 10,000 दिख रही है। अगर मेरा कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो मुझे अपनी लायबिलिटी को बढ़ा देना चाहिए 5,000 से। और अगर मेरा पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो मेरे को अपनी लायबिलिटी यहाँ से पासबुक से कम कर देनी चाहिए। 15,000 को 10,000 बचाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, 5,000 पे कम कर देना चाहिए। आई बात समझ में आई? क्लियर है नहीं है? तो बिल डिस्काउंट जो कराया था बैंक से, वो डिस्काउंट हो जाता है तो बैंक वाला आपको पकड़ लेगा, हमें पकड़ लेगा, आप मुझे पकड़ लोगे, कहोगे भाई लाओ, आप बैंक को तो आप मुझे पकड़ लोगे, कहना लाओ पैसे निकाल, मैंने कहा पैसा है नहीं मुझे, खुद 10,000 रुपए मैं कहां से दूं, कहना लायबिलिटी और बढ़ा दो, मैंने कहा और दे दो, बढ़ा दो लायबिलिटी, अब आपको 15 दे दूंगा। पर आपने तो लायबिलिटी बढ़ा दी, बैंक वाले तो बढ़ा दी, पर मुझे पता नहीं चला आपका कब आपने लायबिलिटी बढ़ा दी। तो मेरी लायबिलिटी 10,000 थी, बैंक के हिसाब से 15,000, ये तो डिफरेंस आया। इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास कैश बुक है तो स्टार्टिंग बैलेंस अगर कैश बुक है तो 5,000 ऐड कर देना, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है तो 5,000 माइनस कर देना, बराबर करने के लिए। भाई लास्ट ट्रांजैक्शन बिल कलेक्टेड बाय बैंक, कौन से नंबर की है, 9 नंबर। एरर और ओमिशन वाले केस के अंदर तो वही सीख लेंगे जब आ जाएगा। बिल कलेक्टेड बाय बैंक, बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई कस्टमर, मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया, याद है मैंने सिखाया था कि हमारे पास अगर बहुत सारे बिल हो जाते हैं तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का आपने सीखा बिहार के अंदर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया हमने, ठीक है, वहां से पैसा रिसीव हो गया, मेरे को पहले से बैंक वाले को देने थे 50,000 रुपए, मेरी लायबिलिटी पहले से बैंक की कितने की 50,000, मुझे 50,000 रुपए देने थे। बिल जो कलेक्ट हुआ वो 40,000 का कलेक्शन हो गया, बिल का कलेक्शन कितने का हुआ, 40,000 का बिल कलेक्ट, देख लेना इसको साइड में, बिल कलेक्ट हुआ 40,000 रुपए का, फिर आप समझो कि 40,000 आया कहां से, बिल 40,000 का कलेक्ट हुआ। अब बैंक ने कहा भाई देखो तुम्हारे पैसे आए हैं पर तुमने हमें पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटी हम वो पैसा रख ले रहे हैं और तुम्हारी लायबिलिटी कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यार ये तो ठीक है, मैंने इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं करी, 50,000 मेरे हिसाब से दिख रही है और बैंक वाले ने जो बिल कलेक्ट करा मुझे पैसा नहीं दिया, मेरी लायबिलिटी कम कर दी, अपने पास रख लिया वो पैसा, तो मेरे हिसाब से पैसा बैंक वालों ने क्या कर दिया, मेरी लायबिलिटी कम कर दी। बिल जो बैंक ने कलेक्ट करा उससे मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बैंक ने वो पैसा 40,000 रुपए बिल कलेक्शन का आया, बैंक वालों ने मेरे यहाँ पर बिल कलेक्ट कर लिया मेरे कस्टमर से, वो 40,000 रुपए जो आया बैंक ने अपनी जेब में रख लिया और मेरी लायबिलिटी कम कर दी, क्योंकि मुझे 50,000 रुपए पे करने थे, 40 हो चुके थे, अब 10,000 रह गए, पर मुझे लगा बैंक मुझे देगा और बैंक ने मेरी लायबिलिटी कम नहीं करी, तो इस केस के अंदर मेरे हिसाब से लायबिलिटी दिखी बैंक की 50,000, पर बैंक ने मेरी लायबिलिटी कम कर दी। अब कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस तो यहाँ से आपको देख क्या करना पड़ेगा, माइनस 40,000 रुपए, और अगर पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो यहाँ से करना पड़ेगा क्या, प्लस 40,000, बस खत्म हो गया ओवरड्राफ्ट, यही तो है, और कुछ था ही नहीं ओवरड्राफ्ट के केस के अंदर, यही करना था दोस्तों, ओवरड्राफ्ट में यही करना था। एरर और ओमिशन वाले केस के अंदर मैं बताता हूँ आपको, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करने के बाद खत्म करते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, सामने अभी तक मैंने बीआरएस के अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन कराया, मैंने आपको बीआरएस के अंदर अभी पहला क्वेश्चन करा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुका, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं करा चुका, आपको आंसर भी निकाल दिया, थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है और फोर्थ क्वेश्चन करना है, देखो दोनों ओवरड्राफ्ट के, बैंक ओवरड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट, ठीक है। चलो कहता है बैंक एज पर पासबुक, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, ओवरड्राफ्ट क्या मुश्किल लगा आपको, पूरा ऑर्डर समझा दिया मैंने, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दोस्त, ऑर्डर समझा चुका मैं आपको, और मुझे कहीं नहीं लगा आपको मुश्किल, तो वो क्वेश्चन करने में आपको इतना लगेगा मैं क्या कर दिया, इतना सिंपल है भाई, ओवरड्राफ्ट कहां डरते थे इसके लिए। तो मिस्टर अनिल सो ओवरड्राफ्ट और 6,000 रुपए ऑन 31/12/2015, डेट आपको याद है नहीं, 31 ओवरड्राफ्ट है 6,000 रुपए का, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फ्लोइंग डिटेल, कह रहा है चेक इशू करा पर प्रेजेंट नहीं हो, पेमेंट का ठीक है, चेक डिपॉजिट करा, बैंक कमीशन ने कर लिया, ओनली पासबुक रिकॉर्ड करा, चेक इतने का इशू करा था, ये हुआ इतने के बुक में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहाँ दे रखा है, बैंक पासबुक, ये लिखा दो, वही तो ढूंढ रहा था तब से कि ओवरड्राफ्ट एज पर क्या है, पासबुक, तो यहाँ लिखा है बैंक पासबुक, बैंक पासबुक का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट जो शो हो रहा है वो बैंक की पासबुक में शो हो रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन है, तो मुझे कहाँ को जाना है, पासबुक का बैलेंस है तो मुझे कहाँ को जाना है, कैश बुक के बैलेंस को जाना है दोस्तों। अच्छा, जो आपने पढ़ने में मैंने फीस का पढ़ना फटवाया था उसके अंदर मैंने कॉलम बनाया था, वहां एड नेसेसरी लिख रहे हो नहीं लिख रहे, सर लिख रहे ना वहां पर, सही रहेगा वो, ठीक है। ट्रांजैक्शन नो के नो डाल देना और एड लेस आइटम मैंने बता दिया आपको देने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर सबसे पहले एक मिनट, दूसरा चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं थर्ड, मैं लिख रहा हूं बीआरएस एज ऑन 31/12/2015, ठीक है। ट्रांजेक्शन लिखना आपको मैंने सिखा दिया, वो ट्रांजेक्शन लिख लेना, अमाउंट पर्टिकुलर, मैं तो बस एड्रेस करके रहूंगा 1 2 3 4 करते हुए, ठीक है, इससे मेरा टाइम बचता है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट क्या लिखेंगे आप, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक,
क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कैसे पता चला बैलेंस एज पर पासबुक है, देखो बैंक पासबुक का शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक देगा, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 6,000, मतलब मेरा नेगेटिव बैलेंस पहले कितना है 6,000, मुझे बैंक वालों को कितना देने हैं 6,000 रुपए देने हैं, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ आइटम मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ पर कुछ आइटम मैं लेस कर दूंगा, और जब भी लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोल दूंगा बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये जो लेकर आना है पासबुक से कैश बुक पूछना है, बड़ा ही सिंपल है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर। अब आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल था ये तो, बस ये बात मैं आपको ध्यान रख रहा हूँ, जब आप कैश बुक बैलेंस फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस दोनों के क्वेश्चन करोगे ना, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, वहां पर पॉजिटिव वे में सोचते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वे में सोचते हैं। अगर ध्यान सुनना, मेरे अकाउंट में अगर 10,000 पड़े हुए हैं, अगर मैं चेक डिपॉजिट करूंगा तो मेरा पैसा और बढ़ेगा, पर अगर मेरे बैंक में 10,000 नेगेटिव है और मैं चेक डिपॉजिट करूंगा तो मेरा लायबिलिटी कम होगी। सोचने का नजरिया चेंज है। बैंक में अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने 50,000 रुपए डिपॉजिट कराया, 1 लाख पहले से पड़ा था मेरा पड़ा है और 50,000 डिपॉजिट कराया, तो मेरे बैंक में 1,50,000 हो जाएंगे। पर अगर मेरा बैंक में 1 लाख पड़ा नहीं है, 1 लाख उल्टा नेगेटिव है, और अगर मैं 50,000 रुपए डिपॉजिट कराता हूँ तो मेरा बस लायबिलिटी 50,000 बच जाएगी। सोचने का नजरिया तो कह रहा हूँ चेंज कर लो बस। अगर ये आपने सीख लिया ना, थिंकिंग लेवल चेंज करना सीख लिया, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आप ब्याज का क्वेश्चन सिंपल है कि कोई हिसाब, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा थिंकिंग लेवल ऐसे बना रहेगा, जब क्वेश्चन करोगे ना तब भूल जाओगे आप, मुझे पता है यही होता है दोस्तों। तो इसीलिए व्यूज मैंने आपको अनलिमिटेड दे रखे हैं। अगर आपको कहीं लगता है तो आप बस एक वीडियो देखो, यानी बीआरएस के आज वाली क्लास से देख लो, आपका बीआरएस पूरा वही जूम में आ जाएगी। होता है दोस्तों, होता है, या ये होता है प्रैक्टिस कम करते हैं तो तब ऐसा होता है। ठीक है, चलो एक चेक इशू करा पर प्रेजेंट नहीं हुआ 5500 का, 5500 का एक चेक इशू करा पर प्रेजेंट नहीं हुआ। अब जरा ध्यान सुनना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैश बुक पास, मेरा 6,000 नेगेटिव बैलेंस है, मुझे बैंक में कितना पैसे देने 6,000 रुपए, मैंने चेक इशू कर दिया। और जब मैंने एक चेक इशू करा, मैंने आपको दिया जाए, मैंने कहा जा भाई बैंक से पैसे निकाल, जा भाई बैंक से पैसे निकाल लो। आपने कहा ठीक है सर पैसे निकाल लेते बैंक से, तो मैंने कहा मेरे बैंक में तो पैसे नेगेटिव बैलेंस है। जब मैंने चेक इशू करा तो मेरी नेगेटिव बैलेंस और बढ़ गया, नहीं लायबिलिटी और बढ़ गई, हाँ बढ़ गई, 5500 की लायबिलिटी और बढ़ गई। और आपने बैंक से पैसा निकाला ही नहीं तो बैंक वाला तब तक लायबिलिटी नहीं बढ़ाएगा जब तक कोई पैसा मांगना ना है। मेरे को लगा आप लेके चले जाओगे तो 6,000 प्लस 5 6 5 11,500 की लायबिलिटी मुझे लगा देरी हो गई, पर पासबुक में लायबिलिटी 6 की रही क्योंकि आप प्रेजेंट ही नहीं थी पेमेंट के टाइम, मतलब आपने पैसा निकाला नहीं। अब मुझे पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, मुझे स्टार्टिंग में पासबुक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5500 रुपए 6,000 में ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट पॉइंट 5500 रुपए 5500 ऐड करने पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लायबिलिटी कैसे बढ़ गई, जैसे ही मैंने चेक इशू करा 6,000 की लायबिलिटी 5500 से और बढ़ गई, क्योंकि आप पैसा निकालने जाओगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपने निकाला नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 6,000 रुपए मेरी लायबिलिटी बैंक के सामने 6,000 दिख रही है क्योंकि आप गई नहीं, और मेरे हिसाब से 11,500 दिख रही है, तो मैं 6,000 को 11,500 बनाने के लिए 5500 ऐड करने पड़ेंगे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, अब कितनी तारीख को क्लियर हुआ, मतलब लास्ट डेट पे क्लोजिंग बैलेंस में क्लियर नहीं हुआ 5,000 9,000 का चेक। दोस्तों कैश बुक और पासबुक, मेरा नेगेटिव बैलेंस मान लेते हैं, लेट्स सपोज 10,000 रुपए है, लेट्स सपोज लेट कर लिया नेगेटिव बैलेंस 10,000, ठीक, नेगेटिव बैलेंस कितना है 10,000 मान लेते हैं। अब मैंने 9,000 रुपए डिपॉजिट कराया चेक, और जैसे मैंने 9,000 रुपए डिपॉजिट कराया तो मैंने कहा भाई 9,000 की लायबिलिटी खत्म है, अब मेरे बैंक में लायबिलिटी लगी 1,000 रुपए की, बैंक ने उसको क्लियर ही नहीं करा। अब बैंक ने जब क्लियर नहीं करा तो बैंक के सामने लायबिलिटी कितनी लगी 10,000 की थी। आई बात समझ में नॉर्मल है नहीं है, 10,000 की लायबिलिटी थी, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, 9,000 माइनस करना चाहिए था, मैंने माइनस कर दिया, मुझे लगा लायबिलिटी कम हो जाएगी, पर बैंक ने मेरा चेक डिपॉजिट करा ही नहीं, क्लियर करा नहीं, बैंक के सामने लायबिलिटी कितनी थी 10,000 रुपए। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 9,000 पे यहाँ क्या करना पड़ेगी माइनस करने पड़ेगी, तभी तो पहुंचूंगा वहां तक। यहाँ कर दो 9,000 माइनस, सेकंड पर 9,000 यहाँ पर कर दो माइनस कर दो। आई बात समझ में। चलो इसके बाद बैंक कमीशन 30 वाज एंटर ओनली इन अ कैश बुक। बैंक कमीशन लेगा या देगा, बैंक हमसे कमीशन लेगा नहीं देगा, तो हमसे बैंक कमीशन ले लेगा। और जब बैंक हमसे कमीशन लेगा तो तीसरे वाले में एंट्री पास करेंगे। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि बैंक ने कमीशन लिया नहीं लिया। चलो ठीक, मान लेते हैं 100 रुपए की लायबिलिटी है मेरी पहले से, बैंक ने कमीशन ले लिया, तो बैंक जब कमीशन लेगा तो लायबिलिटी बढ़ा लेगा क्योंकि पैसा तो है नहीं, कहेगा भाई अब तू सोनी 130 देगा कमीशन की भी मेरे, तो बैंक के साथ 130 रुपए हो गया, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा और मेरे साथ तो 100 रह गया। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 30 रुपए को वापसी माइनस करने पड़ेंगे। आई समझ में। बैंक ने मुझसे कमीशन लेना है,
अब जब बैंक मुझसे कमीशन लेगा तो उस केस के अंदर मेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे को तो पहले से पैसा देना है बैंक को। अब बैंक कहेगा भाई देखो तुमको 100 रुपए देने, तब 30 और देगा तू कमीशन के, तो टोटल तो मुझे देगा 130। पर बैंक ने लायबिलिटी मेरी बढ़ा दी, पर मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई, रिकॉर्ड नहीं करा कैश के अंदर। तो अब मुझे 130 से 100 में पहुंचने के लिए 30 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, तीसरी एंट्री को 30 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, 30 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। लास्ट, a check of 6500 रुपए issued in settlement of debt in cash 28 but entered in the cash book as 8500। मतलब एक चेक इशू करा, एक डेप्ट था, मतलब डेप्ट मतलब होती है लायबिलिटी, डेप्ट मतलब क्या होती है लायबिलिटी। एक चेक था दोस्तों, फोर्थ पॉइंट सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है। कैश बुक पासबुक, मान लेते हैं 20,000 रुपए का मेरे पास लायबिलिटी बैलेंस है, 20,000 रुपए का। मैंने एक चेक इशू करा, किसी को बोला मान लो आप मेरे को पैसा देना था आपकी लायबिलिटी, मैंने कहा लो भाई एक चेक ले लो 6,500 का और ये मेरे बैंक से पैसा निकाल लेना 6,500 का, ठीक है। मैंने कहा भाई 6,500 का बैंक से पैसा निकाल लेना। अब आप देखो एक चेक कैसा 6500 रुपए इशू करा सेटलमेंट ऑफ डेट, डेट की सेटलमेंट मतलब लायबिलिटी की सेटलमेंट करने के लिए इन कैश, और पैसा निकाल भी लिया गया 28 तारीख को, जो कि 31 तारीख से पहले ही है, 28 तारीख को निकाल लिया गया। बट एंटर इन अ कैश बुक एज अ 8500, और मैंने उसको कैश बुक 8500 एंटर कर लिया। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपको चेक दिया 6500 का, तो आपने बैंक से 6500 रुपए निकाल दिए, तो बैंक वाला ने लायबिलिटी बढ़ा दी 6500 से, ठीक है। आपने बैंक से पैसा निकाले 6500, पर गलती से मैंने उसको 8500 रुपए डाल दिया। मैंने सोचा मैंने चेक 8500 का दिया है, जबकि मेरा चेक कितना था 6500 का, मेरे ध्यान से निकल गया और मैंने कहा कि मेरा चेक 8500 का दे दिया। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, बैंक तो उतनी लायबिलिटी बढ़ाएगा, 20,000 दे थे, बैंक उतनी बढ़ाएगा जितना पैसा आपने चेक दिया था। मैंने 6500 का चेक दिया था एक्चुअल में, आपने 6500 निकाल लिए, आपने निकाल लिया 28 तारीख को, तो मेरे हिसाब से बैंक के हिसाब से लायबिलिटी बनी 26,500, पर मुझे लगा मैंने चेक 8500 का दिया है और मैंने गलती से 66 की जगह 8500 रिकॉर्ड कर लिया और मैंने लायबिलिटी बढ़ा दी 28,500 की। अब मुझे यहाँ से बच्चे यहाँ पहुंचना है, ध्यान से ना, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो कितना ऐड करूं, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए ऐड होगा, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए ऐड होगा। ये बात ध्यान रखना, 8500 माइनस 6500 तो माइनस करना है, लायबिलिटी बढ़ी थी बढ़ाई, साथ में 2,000 ज्यादा बढ़ा दी थी, इसलिए दोस्तों पासबुक में 2,000 कम है, तो वहां से यहाँ पहुंचने के लिए आपको 2,000 ऐड करना पड़ेगा। आए समझ में? आप ये मत सोचना गलती किसकी है, गलती मेरी थी, जहां 2,000 माइनस होना चाहिए था, पर मेरे पास क्या नहीं है, कैश बुक नहीं है, मेरे पास पासबुक है, इसलिए मैं 2,000 की और लायबिलिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक, मेरे पे इसमें छेड़खानी हो सकती है, इसमें नहीं, भले ही गलती इसमें है कैश बुक के अंदर, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था 2,000 पे, नहीं, मैंने सिखाया था पहले आपको, यहाँ पर हम माइनस गलती से ही देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, बराबर करना देखते हैं, और बराबर करने के लिए मुझे पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है, मेरे हाथ में सिर्फ पासबुक का बैलेंस है, क्या कुछ जानता ही नहीं मैं क्या है, पासबुक का बैलेंस ही नहीं जानता, मेरे पास पासबुक है, तो उसी में ऐड टेस्ट करूंगा, तो मुझे उसके बराबर लाने के लिए 2,000 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, 2,000 ऐड करना पड़ेगा। और ये मेरी चौथी एंट्री कैसे लिखूंगा, 8500 में से 6,500 गए, तो 2,000 मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और टोटल कर देंगे सर। लो भाई चला ऐड करूंगा, 6,000 प्लस 5500 प्लस 2,000, मेरे पे टोटल लायबिलिटी इधर बन गई 13,500 की टोटल लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है दोस्तों, ये लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है, तो 13,500 की टोटल ओवरड्राफ्ट हो गया, ऐड करने पे लायबिलिटी बढ़ती है, और मैंने 9,000 माइनस कर लायबिलिटी कम होगी, फिर मैं तीसरा माइनस कर लायबिलिटी कम हो गई, तो मेरी अब टोटल लायबिलिटी बढ़ी 4470। ये मेरी लायबिलिटी है, देखो यहाँ लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो मेरी अभी भी 40 लायबिलिटी बढ़ी। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लायबिलिटी खत्म होकर नेगेटिव आ जाए। अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट से शुरू था पॉजिटिव से, तो मतलब लायबिलिटी मैंने स्टार्ट करी पॉजिटिव से, अगर मेरा नेगेटिव बैलेंस आता है तो समझ लेना देखो पॉजिटिव से स्टार्ट करा था ओवरड्राफ्ट, और अगर पॉजिटिव है तो ओवरड्राफ्ट ही है, और अगर पॉजिटिव से स्टार्ट करा और नेगेटिव आ गया तो समझ लेना ये बैलेंस क्या बन गया, फेवरेबल बन गया। मेरे को बैंक को 13,500 की लायबिलिटी थी, मैंने अभी तक 9,000 पे कर दिया, 30 रुपए कर दिया, बाकी नहीं पे करे, अगर मैं बाकी भी पे कर देता तो लायबिलिटी कम होकर क्या बन जाती, ओवरड्राफ्ट कम होकर बन जाता, बैलेंस ऊपर पास बन जाता, क्या है सॉरी आए बात समझ नहीं आया। तो अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, आपका हमेशा पॉजिटिव है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे दोस्तों, आप नेगेटिव बैलेंस स्टार्ट नहीं करोगे पूरा भूल जाएगा माइंड, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको ओवरड्राफ्ट कर रहा हूं उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है आपको, बस ज्यादा आप अपना वो पीछे वाला नंबर लगाए जाकर पढ़ा है आपने कभी, तो वो अप्लाई मत करना, कृपया करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। एडलेस वाला तरीका भी हुआ करता था बीआरएस के अंदर, 11वीं क्लास में सिखाया था आपको, कभी बीआरएस पढ़ी हुई तो आपने, तो वहां पढ़ाया था, वो नहीं करना, जिस तरीके से मैं लायबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस स्टार्ट करूं, क्या लिख दिया ना ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है 6,000 रुपए का, और लायबिलिटी बढ़ी 13,500 हो गई, फिर लायबिलिटी कम होगी तो 4470 आएगी, क्या दिक्कत है, आई बात समझ में, आंसर 4470 है, राइट आंसर 4470 लिख लेना। 8 ट्रांजैक्शन है,
ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शन है 8। इसको मैं होमवर्क में दूंगा, 8 ट्रांजेक्शन को होमवर्क दूंगा, मैं दूंगा होमवर्क में कराओ उसको, पहले पहले होमवर्क में करो। अमेंडमेंट कैश बुक रह गई है, उसको मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। पहला मैं इसका एक्सेस का करा चुका, दूसरा करा चुका, तीसरा करा चुका, चौथा अमेंडमेंट कैश बुक, तीसरा नहीं कराया, तीसरा तीसरा करते हैं। अगली क्लास में मैं पहले वाला क्वेश्चन करा दूं होमवर्क वाला, फिर अमेंडमेंट कैश बुक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा आपसे, ठीक है। तो पहले तीसरा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपकी, यहाँ पर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है इस बार, ठीक है। एक क्वेश्चन पासबुक का हो गया, एक कैश बुक का भी हो जाएगा। ये देख लो डायग्राम बनाना, ये नीचे नीचे दिख रहा है आपको बस कैसा, ये बिना इसको बनाए ना ग्यारह कर मत लेना, आपको पहले कह रहा हूँ गलत हो जाएगा, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा ना, तब भी वो कैश बुक वाला सिस्टम बनाना जो सिखाया है। लो भाई BRS, चलेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मुझे कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना अच्छा लगता है, कैश बुक, क्योंकि यही तो असली प्रैक्टिकल है, कैश बुक से पासबुक, क्योंकि हमारे आप हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में कैश बुक होती है। तब आपको लगेगा कि क्या गलती है क्या सही है। कुछ आइटम यहाँ पर ऐड कर देनी चाहिए और कुछ आइटम यहाँ पर लेस कर देनी चाहिए, और ऐड और लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट कैश बुक, या फिर बैलेंस पर क्या सकता है, अभी दिखाता हूँ। क्या मतलब ये कि ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करा था, सब कुछ पेमेंट करने के बाद और लगा दिया बैंक के ऊपर, तो बैंक की लायबिलिटी बन गई हमारी, चेक अब भर गया बैलेंस बैलेंस, ठीक है। क्या होगा, ध्यान सुनना। क्या रहा है भाई, बैंक 31 दिसंबर 2015 डेट याद रखना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 6340, मतलब मेरी लायबिलिटी बैलेंस कितनी है 6340, 6340 ये लायबिलिटी है, ठीक है। मुझे बैंक को इतना पैसे देना है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग कितना 160 रुपए एंटर इन पासबुक। क्या मतलब ओवरड्राफ्ट 6340 मैंने ओवरड्राफ्ट लिया, बैंक ने मुझसे इसमें इंटरेस्ट लिया, लोन किया ना मेरे को बैंक ने, तो इंटरेस्ट लिया है, तो वही कैश बुक और पासबुक। मान लेते हैं 5000 रुपए लायबिलिटी है, 6000 ना लेकर वो उल्टा सीधा अमाउंट ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो ऐड कर लेते हैं। हमें तो ये देखना है कि ऐड होगा लेस होगा, तो अमाउंट से मतलब क्या मतलब 5000 रुपए लायबिलिटी है, बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, लोन फैसिलिटी दी गई थी 6340 की, इस पर मैंने 160 रुपए इंटरेस्ट ले लिया और उसका पासबुक में एंटर कर दिया, पर कैश बुक में नहीं करा। इस केस के अंदर 160 रुपए की लायबिलिटी बढ़ा दी बैंक वाले ने, पर मेरे हिसाब से लायबिलिटी नहीं बढ़ी, बैंक वालों के हिसाब से 5160 रुपए लायबिलिटी है। अब मैं क्या कर दूंगा, आपने यहाँ से आप बोलते लायबिलिटी बढ़ा दूंगा। सिंपल है नहीं, सिंपल है नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। मान लेते हैं 5,000 की लायबिलिटी है मेरी, बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करा, इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगी, पैसा तो है नहीं, तो लायबिलिटी और बढ़ा देगी, बैंक ने मेरी लायबिलिटी और बढ़ा दी, 5160 रुपए कर दी। कहा तुमने 5000 तो होते नहीं और 160 रुपए दे रहे हैं, तो 5160 कर दी, मुझे पता नहीं चला, सिर्फ पासबुक में एंटर हुआ, तो इसके अंदर मुझे क्या मेरे हिसाब से लायबिलिटी कितनी लगी 5000। अब मुझे 5 कैश बुक बैलेंस दे रखा हो, तो कैश बुक से पासबुक पहुंचने के लिए मुझे 160 रुपए यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, ऐड होगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी मेरे दोस्त, ऐड होगी, 160 आ गया, लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 30 रुपए ऑन द अबव पीरियड वर एंटर इन पासबुक। अब बैंक चार्जेस भी काट के बैंक ने 30 रुपए के, तो लायबिलिटी फिर बढ़ गई होगी। देखो कैश बुक पासबुक, मान लेते 100 रुपए की लायबिलिटी है, बैंक ने 30 रुपए और लायबिलिटी जनरेट कर दी बैंक चार्जेस काट कर, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मेरे हिसाब से 100 रुपए लायबिलिटी दिख रही है, पर बैंक कह रहा है 130 रुपए देते तुम्हें, 100 रुपए तो वो लायबिलिटी ओपनिंग वाले और तीसरा बैंक चार्जेस। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या करूं, 100 से 130 में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है, तो मुझे यहाँ पर 30 रुपए ऐड करने पड़ेंगे फिर दोबारा। इसके बाद चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक 1168 का 1168 का चेक इशू करा था, पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा लो भाई कैश बुक और पासबुक, मैंने कहा भाई 10,000 रुपए की लायबिलिटी है दोनों साइड, मैंने 1168 का चेक इशू करा, ध्यान सुनना, 1168 का चेक इशू करा, और जैसे ही मैंने आपको चेक दिया मैंने कहा जाओ भाई बैंक से पैसा निकाल लो, मैंने कहा जाओ भाई बैंक से पैसा निकाल लो, आपने बैंक से पैसा निकाल दिया, सॉरी नहीं निकाला, पेमेंट के टाइम पर मुझे लगा निकाल लोगे, तो मैंने मेरी लायबिलिटी जो 10,000 बैंक की दिख रही थी, लेट्स सपोज लायबिलिटी अगर 10,000 दिख रही थी, तो मैंने 1168 की लायबिलिटी और जनरेट कर ली, मुझे लगा कि जिसको मैंने चेक इशू करा था वो पैसा निकाल लेगा, उसने एक्चुअली पैसा निकाला नहीं, तो बैंक तब लायबिलिटी बढ़ाएगा जब पैसा निकलेगी, तो मेरे साथ 10,000 लायबिलिटी रही बैंक के साथ, पर मेरे साथ लायबिलिटी 11,168। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अच्छा लग रहा है, गलती मेरी और ठीक भी मैं ही करूंगा, यही तो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब क्या हमेशा कैश बुक का बैलेंस होता है, पासबुक का नहीं, बट यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको दोनों का सिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1168 आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लायबिलिटी बढ़ा दी जबकि लायबिलिटी बढ़ानी नहीं थी, क्योंकि इसने पैसा नहीं निकाला, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 1168 माइनस करना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री में
1168 आपको माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद चेक सेंड फॉर कलेक्शन फॉर बैंक, अभी लास्ट में जस्ट अभी लगाया है लास्ट में, है ना, कॉन्सेप्ट के लास्ट में, बट नॉट कलेक्टेड अप टू 30 तारीख अमाउंट इतना। मैंने कहा चेक सेंड करा फॉर कलेक्शन टू द बैंक, ठीक है, ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा एंट्री है, बड़ा अच्छी एंट्री है, ओवर की तक कंसेप्ट दूसरा एंट्री है, देखो दूसरी एंट्री मेरे भाई ध्यान से बोलना। मैंने कहा मेरा 5000 का बैलेंस है, 5000 का बैलेंस, एक चेक मैंने 1000 रुपए का, मान लेते हैं ये कितने का है, 2170 का, 10,000 की लाइबिलिटी कर देता हूँ, आसान है, चलो 5 की ठीक। एक चेक मैंने बैंक को दिया, आप बैंक को, मैंने एक चेक आपको दिया, मैंने कहा बैंक भैया ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ, इसका ना पैसा कलेक्ट कर लेना, इसका पैसा कलेक्ट कर लेना उसके बैंक से। मतलब मेरे को किसी बंदे ने, राम ने मुझे चेक दिया, राम ने अपने नाम का चेक दिया, मैंने आपको दिया, मैंने कहा भैया ये राम का चेक है, इसके बैंक से, राम के बैंक से पैसा काट के मेरे नाम में ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैंने आपको चेक दिया 31 तारीख तक, मुझे लगा आप पैसा डिपॉजिट कर दोगे मेरे बैंक में, और मैंने अपनी लायबिलिटी 2170 से कम कर दी। मेरी लायबिलिटी कितने से कम होगी, 2170 से। तो मैंने कहा बड़े सिंपल है, 5000 में 2170 माइनस कर दिया, मुझे लगा मेरी लायबिलिटी हो गई 22830 की। पर आपने 31 तारीख तक, मतलब इस साल का जहां पर ब्याज बना, इस साल के इस महीने के एंड में ब्याज जहां पर दिए, तब तक कितने तारीख तक चेक को कलेक्ट ही नहीं करा, अमाउंटिंग 2070 कलेक्ट नहीं करा। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको चेक बोला कि भाई ये लो चेक लो, ये चेक का पैसा कलेक्ट कर लेना आराम से, आपने 31 तारीख तक वो चेक का पैसा कलेक्ट नहीं करा, मुझे लगा कलेक्ट कर लोगे इसलिए मैंने लायबिलिटी कम कर दी, पर आपने करा नहीं, लायबिलिटी आपके पास 5000 ही रही होगी। अब मेरी गलती थी कि मेरे को लगा कि तो मुझे मेरे हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। देखो गलती मेरी है, ठीक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप रहोगे ना, तो आपको पासबुक का बैलेंस में स्टार्टिंग बैलेंस होगा। आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब करोगे ना, जब मैंने करा था जॉब, तो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस क्या हुआ करता था, गलती हम करते थे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वापसी ऐड कर दिया 2170, जो मैंने लायबिलिटी घटा दी थी, अब उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो। तो यहाँ पर मेरा फोर्थ एंट्री आपके पास हो गया 2170 से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड एंट्री पासबुक 1200 रुपए, भाई बड़ी सिंपल सी एंट्री है, बहुत सिंपल सी एंट्री, वाली एंट्री मैं करा भी चुका। कैश बुक और लास्ट एंट्री आज की क्लास की, कैश बुक और पासबुक। मैंने कहा 1000 रुपए मेरे पास पड़ा था, 1000 रुपए मेरे पास पड़ा, 1000 नहीं 2000, मेरी लायबिलिटी पहले से कितनी है 2000, तो बैंक को देनी है, 2000 में देना है। अब मेरा इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट कर दिया, अब जब मेरा इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट करा, तो मैंने अपनी लायबिलिटी, बैंक वालों ने मेरी लायबिलिटी 1200 से कम कर दी, मुझे पता नहीं चला कि बैंक पे इंटरेस्ट आ गया। मतलब मेरी कंपनी ने, जहां मैंने पैसा इन्वेस्ट करा था, उस कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट करके मेरे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। 1200 से 2000 की लायबिलिटी पे करनी थी, बैंक में 1200 रुपए आए, लायबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो गई। अब मेरे को लायबिलिटी बैंक के सामने कितनी पे करनी है, सिर्फ 800 रुपए, मुझे पता नहीं चला उसके बारे में, तो मेरे हिसाब से कितने आ गई लायबिलिटी 2000, तो मुझे पता नहीं चला, मेरी गलती है ना, तो मेरे को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आपको देखने 1200 मुझे भी लेस करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब हमारी गलती है तो हमें ठीक करेंगे ना, तो यही तो चीज होती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। स्टार्टिंग बैलेंस हम आपको कैश बुक दे रहा हूँ, 1200 रुपए यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे लायबिलिटी कम होगी, हमने लायबिलिटी कम नहीं करी। 6340 प्लस 160 प्लस 30 प्लस 2170, ये आगे 8700 रुपए, 8700 और माइनस कर देंगे 1168 माइनस कर देंगे 1200, ये आ गया 6332। इसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक बोल दूंगा, और देखो 6332 आई बात समझ में आया, क्लियर है या नहीं है। तो सर अब मैं यहाँ पर आज की क्लास को यही समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको देखो क्या क्या करा दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा चौथा क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया, पहले आप ट्राई करें, ईमानदारी से ट्राई करें, बुक में आंसर ना देखें। इसको ट्राई करने के बाद आप 8 ट्रांजेक्शन में टाइम लगेगा, पर अच्छे से करना, मैं देखना चाहता हूँ कि होगा नहीं होगा। उसके बाद सर आप अमेंडमेंट कैश बुक का कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में स्टार्ट करा दूंगा, इस क्वेश्चन को कराने के बाद, ठीक है। अमेंडमेंट कैश बुक का क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा और एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये रहा 5वां क्वेश्चन। फिर एक क्लास के अंदर 6th क्वेश्चन कराऊंगा याला, और सिमिलर क्वेश्चन है 6 के साथ, सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाला, नहीं यार सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये 4th सिमिलर, 6 और 4 सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अलग ही नजर आएगा यार, इसमें कहना ये कौन सा क्वेश्चन आ गया यार, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, तो वो 5वां क्वेश्चन है डिफरेंट यूनिक क्वेश्चन जो कहते हैं ना, 5वां क्वेश्चन वो है, ठीक है। तो मेरे पे रह गए हैं बैलेंस सारा प्रैक्टिकल स्टडी, सारी बुक का क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा मैं एक एक करके, मेरा पहले कसम खा रखी है कि एक एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई, सिंपल है, आसान है, कुछ नहीं छोड़ूंगा।
आज क्लास को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नई नई बातें सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा फोर्थ होमवर्क वाला क्वेश्चन और साथ में अमेंडमेंट कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।